घर में सभी के चले जाने के बाद मैं अपनी चाय लेकर बालकनी में आकर बैठ गई। ये मेरा रोज का काम था। बालकनी का एकांत और सामने सागर की लहरों की जुगलबंदी मुझे अत्यंत सुकून देती थी। सागर की लहरों का बार बार किनारे को छूने का खेल मुझे बहुत ही प्यारा था। लहरों में खोई मैं अपनी तमाम परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल जाती थी। पर आज बात कुछ और थी। आज मेरा 50वां जन्मदिन था। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आज एक सामान्य दिन था। बच्चा सुबह मुबारकबाद देकर कॉलेज चले गए और नवीन वे हमेशा की तरह मुझे मुबारकबाद देना भूल गए। खैर, उनका भूलना उनके नाम को सिद्ध करता है, अर्थात भूलने में कुछ नया नहीं था। ये भूलने का क्रम तो उसी वर्ष से शुरू हो गया था जिस वर्ष हमारा विवाह हुआ था। शुरू में बुरा भी लगता था, मैं उन्हें याद भी दिलवाती थी, किंतु कब तक। और अतः ये एक और समझौते में शामिल हो गया। जीवन के ऐसे ना जाने कितने समझौते मेरे हृदय की गुल्लक में पड़े हैं। लहरों की अटखेलियों को देखते देखते मैं अपने अतीत की गलियों में भटकने लगी। हिंदी में स्नातक करने के बाद मैं आगे पढ़कर एक लेखिका बनना चाहती थी। हम 3 बहनें थीं और पापा की सीमित आय, इसलिए सामने से खुद आए नवीन के रिश्ते को माँ पापा ने इनकार नहीं कर पाए। वैसे इनकार की वजह भी नहीं थी, क्योंकि नवीन एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। गौर, वर्ण, लंबा कद और गठीले तन के अस्तित्व के स्वामी नवीन पर उनकी उच्च नौकरी और उनकी विदेशी पढ़ाई ने 4 चांद लगा दिए थे। शायद इसी बात का अहंकार नवीन के व्यक्तित्व पर हावी हो गया था। हर बात में वे सिर्फ और सिर्फ अपने को ही सर्वोपरि मानते थे। हर तर्क से अपनी बात मनवाते थे। वे सिर्फ अपने काम से प्रेम करते थे। मैं और मेरी इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती थी। मेरा लेखिका बनने का सपना भी टूट गया, क्योंकि उन्हें मेरा लिखना कतई पसंद नहीं था। कई बार घूमने जाना, मूवी देखना या फिर कुछ और नाम मात्र ही होता था। उन्हें इन सभी चीजों में कोई रुचि नहीं थी। मैं उनसे कभी अपनी कुछ इच्छा जाहिर भी करती तो बहस झगड़े पर बात खत्म होती। धीरे धीरे हमारे बीच बातें भी कम होने लग गईं। जिस तरह एक कमरे में धूप हवा की कमी से उसमें सीलन की दुर्गंध आने लगती है, उसी तरह हमारे रिश्ते में भी प्रेम, समर्पण और अपनेपन की कमी से सीलन की दुर्गंध आने लगी थी। अतः मैंने इस सीलन भरे पति पत्नी के रिश्ते को अपना भाग्य मान लिया और यहाँ से शुरू हो गया था मेरे समझौता का सफर। आदित्य और अदिति के जन्म के बाद भी नवीन में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से घर गृहस्थी और बच्चों को समर्पित कर दिया था, किंतु मेरे भीतर की लेखिका सदा बाहर आने को व्याकुल रहती। मैं अक्सर सोचती कि ईश्वर की अनुपम रचना है एक स्त्री। ये एक स्त्री का उत्कर्ष रूप ही होता है, जो ईश्वर ने स्त्री को एक नए जीवन को जन्म देने का वरदान दिया है। स्त्री भले ही शारीरिक रूप से पुरुष की अपेक्षा कमजोर क्यों ना हो, किंतु मानसिक रूप से वो अधिक प्रबल है। समझौते और अस्तित्व और सपनों का बलिदान अक्सर स्त्री की झोली में ही आता है, जिसे वो अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती है। अपनी इसी सोच भावनाओं को मैं नवीन से छुप छुप कर शब्दों में पिरोकर लेखनी के रूप देकर अपने आप को तृप्त कर लेती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। बच्चे बड़े हो गए और अपने अपने जीवन का अध्याय लिखने के लिए अपनी अपनी राह चल पड़े। हाँ, पर बड़े होते बच्चे मुझे कुछ समझते और मेरा साथ देते, पर मुझे तो नवीन का साथ चाहिए था। इतने वर्ष बीत गए, अब तो नवीन के भीतर बदलाव आना, जीवन में उनके प्रेम के मेघों की वर्षा का अर्थ मेरे लिए ईश्वर का अनुपम उपहार होगा। मम्मी, आप कहाँ हैं? बच्चों की आवाज़ से मैं अपने अतीत की गलियों से वर्तमान में आ गई।
अरे मम्मी, आप यहाँ बैठो ना। चलिए तैयार हो जाइए, कहीं बाहर चलते हैं। क्यों भाई, आज ऐसा क्या खास है? अरे मॉम, आज आपका 50वां जन्मदिन है, तो कुछ खास तो बनता है ना। मैंने नम आंखों से उनकी तरफ देखा। मेरी मौन आंखों की भाषा वे अच्छे से समझ गए थे। कई बार शब्दों से ज्यादा प्रबल होती है आंखों की भाषा। मम्मी, हम अच्छी तरह आपके मन की बात समझते हैं। आज आपका स्पेशल डे है। प्लीज हमारे साथ बाहर चलिए। बच्चों के स्नेह भरे निमंत्रण को मैं अस्वीकार नहीं कर पाई। हमारी गाड़ी एक कैफे के सामने रुकी। लाल गुलाब के फूल और लाल गुब्बारों से सजा कैफे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये कैफे तो आज बहुत सजा है। मैंने विस्मय भरा प्रश्न किया। हाँ माँ, वो दरअसल आज कैफे की फर्स्ट एनिवर्सरी है ना, इसलिए। माँ, आप इतने अंदर चलिए, मैं भी आती हूँ, अदिति बेपरवाही से बोली। अच्छा माँ, आप चलिए, मैं इतनी गाड़ी पार्क करके आता हूँ, कहकर आदित्य चला गया। मैंने जैसे ही कैफे का दरवाजा खोला, रजनीगंधा के फूलों की भीनी भीनी महक ने मेरा स्वागत किया। रजनीगंधा के फूल मुझे बहुत ही प्रिय थे। मैं एकांत में कोने वाली टेबल पर बैठकर बच्चों का इंतजार करने लगी। तभी सामने से नवीन को आते देख मैं हैरान हो गई। मेरी सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई। वे मेरे पास आकर घुटनों के बल बैठकर एक गुलाब का फूल देते हुए बोले, हैप्पी 58 बर्थडे नैना। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। अपने अहंकार के मद में चूर मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की नैना। यहाँ तक कि तुम्हारे लेखिका बनने की सपनों को भी पूरी तरह रौंद कर अपने से बड़ा अपराध किया। विवाह के बाद तुम जो सपने अपनी पलकों पर सजाकर मेरे घर आई, मैंने उन्हें आंसुओं में बदल दिया। एक प्रेम भरे पति पत्नी के रिश्ते को सीलन भरा बना दिया। अब मैं उसे अपने प्रेम की हवा दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ नैना। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग नैना। आज तुम्हारे स्पेशल डे पर मैं तुम्हें तुम्हारा सपना उपहार देना चाहता हूँ। ये तुम्हारी लिखी कहानियों की छपी किताब। मेरे इस पहले उपहार को स्वीकार कर हमारे रिश्ते को सीलन मुक्त कर दो, प्लीज नैना। नवीन बोले जा रहे थे और मेरी आंखें अविरल बह रही थी। सामने खड़े आदित्य और अदिति मुस्कुरा रहे थे। ये सब उनका सरप्राइज प्लान उपहार था। मुझे मेरे जन्मदिन पर इतना अनमोल और वो भी पूरी फैमिली अंदाज में पहला उपहार मिलेगा, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सीलन की वो दुर्गंध अब रजनीगंधा के फूलों की भीनी सुगंध में परिवर्तित हो गई थी।